थोड़ा सा और पढ़ेंगे और वहीं से हम इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ये थ्योरी आपको पता है ये किसकी है, ट्रांसपिरेशन प्यूल थ्योरी। इट इज़ द थ्योरी फॉर द एसेंट ऑफ सैप। इट वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894। यहाँ पे लिखा है, ओके, इट वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894। और इसमें क्या है, ये हम देखेंगे कैसे प्लांट्स जो होते हैं जाइलम के जरिए सैप को ऊपर ले जाते हैं। रूट प्रेशर थ्योरी में हमने देखा था दैट वाज अ पॉजिटिव प्रेशर थ्योरी, जिसमें नीचे से ही प्रेशर लगता है, बढ़ जाता है और एक पुश लगता है नीचे से इस सैप को ऊपर की तरफ की जो मटेरियल है उसको आप ऊपर ले जाने के लिए। तो वो हमने रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ा था। लेकिन ये वाला जो है ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, और यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कहाँ से होता है, लीफ से होता है, लीफ के एडेक्शियल सरफेस से होता है, और उसके लिए जो पोर्स जहाँ से वो वाटर वेपर्स इवापोरेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, यू नो दैट दे आर स्टोमेटा। और यहाँ पे सपोज दिस इज अ लीफ, ओके, ये एक लीफ है, यहाँ पे इसके ऊपर हम ये दिखा रहे हैं दीज पोर्स, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। और स्टोमेटा के आसपास दो सेल्स होती हैं गेट कीपर्स, जो कि इस ओपनिंग को स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। उन सेल्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड गॉड सेल्स। और मैंने आपको कहा कि गॉड सेल्स जो होती हैं, जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें डंबल शेप्ड होते हैं, और जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पे सपोज दिस इज अ डाइकॉट लीफ, इसमें जो ये गॉड सेल्स हैं इनकी शेप क्या होगी, दे विल बी किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, गॉड सेल्स ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए ही ट्रांसपिरेशन होनी है, लेकिन स्टोमेटा को ओपन करने के लिए, ट्रांसपायरेशन होने के लिए वहां पे स्टोमेटा का ओपन होना जरूरी है। तो स्टोमेटा को ओपन करने के लिए गॉड सेल्स अपना काम अंजाम देते हैं, और जब जरूरत नहीं होगी तो गॉड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब सपोज यहाँ पे ये दो सेल्स हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये गॉड सेल्स जो है ये इस तरह से इन्होंने कुछ एक्टिविटी की है कि इनमें जो स्टोमेटा इनके दरमियान है वो ओपन हो रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है गॉड सेल्स में कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड है। अगर आप गौर से देखेंगे, सपोज ये दो बैलून्स हैं, बैलून्स दो हैं, ठीक है ना, बैलून्स ऐसे उनकी शेप है, यहां से कर्व्ड सरफेस है। आप जब बैलून्स में हवा नहीं भरोगे, ऐसे समझेंगे, हवा नहीं भरोगे तो उनके ये सरफेसेस आपस के साथ ऐसे चिपक जाएंगे और ये वाली शेप यहां पे एक्वायर नहीं होगी, समझेंगे बात को। लेकिन एक बार आप इन दो बैलून्स में फूंक भरोगे, आप एयर इसमें पुश करोगे, तो आपको पता है ये वाले जो पोर्स हैं यहां पे ये पोर ओपन होने लगेगा, क्योंकि इनकी शेप ही है, इसके सरफेस की शेप ही ऐसी है कि ये अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल लेट अस टेक देयर बैलून्स, अगर हम फूंक भरेंगे इनमें तो ये शेप ऐसी है कि ये यहां पे एक ओपनिंग बन जाती है, क्योंकि यहां पे शेप इसकी कनकेव जैसी है, एक अंदर से एक एरिया ऐसा होता है जो कि ओपन हो जाता है, उसकी शेप ही ऐसी है। ठीक है, लेकिन जब इसमें हवा नहीं भरते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल अभी हम हवा की बात करते हैं, एक गुब्बारे दो है, ये हवा नहीं भरते हैं तो ये आपस के साथ ये वॉल्स ऐसे लूज पड़ जाते हैं और आपस के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हवा भरने की वजह से टाइट हो जाते हैं पहले यहाँ पे, और टाइट होने की वजह से चूंकि इनकी शेप ही ऐसी है, एक कर्व्ड सरफेस है अंदर से, तो इनकी शेप ऐसी है कि अंदर से एक ओपनिंग खुल जाती है जिससे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब इनमें प्रेशर नहीं हम भर देते हैं, जब इनमें हवा नहीं होता है, सपोज दे आर बैलून्स, फॉर सम टाइम टेक इट लाइक दैट, बैलून्स हैं, तो इनमें जो अंदर वाला सरफेस है वो ढीला पड़ जाएगा, और ढीला पड़ने की वजह से ये अंदर से ओपनिंग, ये जो पोर है वो खुल नहीं जाएगा, ये आपस के साथ ये दो सरफेसेस मिले रहेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोज्ड होगी, वो ओपन नहीं होंगे, वो क्लोज्ड होंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे हवा नहीं इसमें जाता है, इसमें एक्चुअली वाटर जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। होता क्या है आप समझेंगे बात। अगर मैं आपको कहूं कि स्टोमेटा कब ओपन हो जाते हैं, क्या ये डे में ओपन होते हैं कि नाइट में ओपन होते हैं, टेल मी। ये स्टोमेटा डे में ओपन होते हैं, नाइट में? स्टोमेटा आप सबको पता है ये दिन में ओपन होते हैं। तो सपोज यहाँ पे स्टोमेटा जो ओपन है ये डे के केस में है, डे के केस में है। डे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, एक बात और समझिए, इस स्टोमेटा के आसपास कुछ सेल्स होती हैं, इन गार्ड सेल्स के आसपास कुछ सेल्स होती हैं, थोड़ा सा याद रखें, ज्यादा नहीं है, जिनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स। इनका काम भी थोड़ा सा होता है गॉड सेल्स को सपोर्ट करने में, किसके लिए? ओपन या क्लोज करने के लिए स्टोमेटा। डे में क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में आपको पता है फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनेगा, ये बड़ी प्रोसेस है लेकिन नटशेल में बता देता हूं। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ये अल्टीमेटली मैलिएट बनेगा, MALEAT, मैलिएट बनेगा। ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, ये मैलिएट बनता है, और ये मैलिएट जो है ये इसमें जमा हो जाता है, गॉड सेल्स में जमा हो जाता है। किस में जमा हो जाता है? सो मैलिएट हैज कम इनटू गॉड सेल्स, और मैलेट जो है इसी तरह से यहां से ये जो ये हैं सब्सिडरी सेल्स, ये एक आयन इसमें डाल देते हैं, दैट इज पोटेशियम के पॉजिटिव पोटेशियम। ये मैलेट इस पोटेशियम के साथ मिलता है, तो अल्टीमेटली यहां पे बनता है क्या? पोटेशियम मैलेट। किस में बनता है?
मैंने कहा कि गॉड सेल्स जो होती हैं, आपको पता है दिन में फोटोसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, फिर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो उसमें नटशेल उसका निकलता है कि मैलेट बनता है। मैलेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो गॉड सेल्स में जमा हो जाता है, और जो सब्सिडरी सेल्स इसके साथ नजदीक होते हैं वो इसमें क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, पोटेशियम, जो पोटेशियम आयन है वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और अल्टीमेटली अंदर से मैलेट और पोटेशियम मिलकर क्या बना देता है, पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट, और पोटेशियम मैलेट इसमें जमा हो जाता है। और पोटेशियम मैलेट मैंने आपको कहा ये एक सल्यूट की तरह काम करता है, और मैंने ऑलरेडी आपको कहा सल्यूट जो होता है, एक सोल्यूशन में जो सल्यूट होता है, सल्यूट जो होता है ये पानी की हीरोइन है, ऐसे मैंने कहा था ना, इट इज लाइक द हीरोइन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। तो एक्चुअली क्या होगा कि काफी सारा पानी इसके अंदर घुस जाएगा, बहुत सारा पानी इसके अंदर घुस जाएगा। और दिन में क्या होगा, चूंकि इसमें पानी घुस रहा है, जिस तरह हमने कहा था 2 बैलून्स में हम एयर डाल रहे हैं और ये अल्टीमेटली जो अंदर वाली शेप है वो ओपन हो जाती है, इसी तरह से इसमें पानी जब भर जाता है तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इसमें क्या हो रहा है, फिर ये इट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग दैट एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस जो मैंने इससे पहले भी एक बार कहा कि पानी अंदर जाना एक सेल में, एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, बहुत सारा पानी अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो गॉड सेल्स हैं ये क्या बनेंगे, क्या ये फ्लैसिड रहेंगे, क्या ये प्लाज्मोलाइज्ड रहेंगे, कि ये टर्जिड हो जाएंगे। एंड यू कैन डेफिनेटली से, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड, ये क्या बनेंगे, टर्जिड बनेंगे। और टर्जिड होने की वजह से ये जो इनमें जो टर्गर प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली अंदर वाला जो रीजन है वो ओपन हो जाएगा, एंड दैट ओपन रीजन इज व्हाट इज कॉल्ड स्टोमेटा, जिसके जरिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है, और इसी तरह से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और यहां से वाटर वेपर्स भी बाहर निकलते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द डे टाइम। समझ आ रहा है? अब नाइट में क्या होगा, मुझे बताइए। नाइट में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं हो रही है, और अल्टीमेटली आपको पता है डार्कनेस है, तो नाइट में क्या होगा, नाइट में स्टोमेटा क्लोज्ड रहेंगे। जिस तरह से मैंने कल बताया था, चूंकि स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं तो रूट प्रेशर से जो पानी ऊपर जाएगा, सैप जाएगा, उसको निकलना है, एंड दैट विल मूव आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, जिसको मैंने कहा था गटेशन। ठीक है, अब नाइट में क्या हो रहा है, ये प्रेशर, ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज रहेगा। क्यों क्लोज रहेगा, क्योंकि चूंकि नाइट में आपका ग्लूकोज नहीं बन रहा है, ठीक है, आपका मैलेट नहीं बनेगा, आपका पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली आप मुझे बताइए क्या पानी की हीरोइन, क्या पानी के जो सल्यूट्स हैं, क्या ये पोटेशियम मैलेट इसमें जमा हो जाएगा, इसमें गार्ड सेल्स में नहीं जमा हो जाएगा, और पानी अंदर एंड ऑस्मोसिस के जरिए नहीं आएगा, और अल्टीमेटली ये जो हैं, ये सेल्स हैं गार्ड सेल्स, ये टर्जिड नहीं रहेंगे, इनमें एक टर्गर प्रेशर डेवलप नहीं होगा, ना ही ये प्लाज्मोलाइज्ड रहेंगे। प्लाज्मोलाइज्ड मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि उससे अंदर वाला मटेरियल बाहर निकलता है, अंदर वाला पानी बाहर निकलता है, जो मैंने सिखाया था आपको ऑस्मोसिस में, वो भी नहीं होने वाला है। बल्कि क्या होगा ना, कुछ पानी अंदर जाएगा, कुछ बाहर आएगा, तो अल्टीमेटली उससे ये होगा कि ये फ्लैसिड रहेगी, नाइदर टर्जिड, ठीक है, नाइदर टर्जिड नॉर प्लाज्मोलाइज्ड, लेकिन क्या रहेंगी, किस फॉर्म में रहेंगे, ये फ्लैसिड रहेंगे, और फ्लैसिड होने की वजह से टर्गर प्रेशर एब्सेंट है, और यहां पे ये जो वॉल्स इनके हैं ये लूज रहेंगे, और ये आपस के साथ मिले रहेंगे इस तरह से, ताकि ये जो पोर है, स्टोमेटा है, ये क्लोज रहेगा। इसीलिए रात को नीड भी नहीं है, और अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है प्लांट्स में कि रात को स्टोमेटा ओपन होता ही नहीं है, रात को ट्रांसपायरेशन नहीं होती है। समझ आ रहा है? कीप इट इन योर माइंड, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब हमने ये पढ़ लिया कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप हमें बताइए अगर टेम्परेचर बाहर से इंक्रीज होगा तो ट्रांसपायरेशन को क्या होगा, टेल मी। यहां पे 2-4 मैं आपको बता देता हूं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, वहां पे क्वेश्चन आता है, अगर बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आप हमें बताइए टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से इसमें ट्रांसपायरेशन में क्या चेंज आएगी। ट्रांसपायरेशन को क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज मोर टेम्परेचर मोर इवापोरेशन, दैट मींस ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं कि बाहर आसपास जो एरिया है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी मींस उसमें नमी है, उसमें वाटर वेपर्स ऑलरेडी हैं हवा में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बाहर बहुत सारा वाटर वेपर है हवा में है, तो यहां लीव्स से उनको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। तो जितना ड्राई एटमॉस्फेयर रहेगा, जितना खुश्क एटमॉस्फेयर रहेगा, उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि दिस वाटर वेपर्स आर एक्चुअली डिफ्यूजिंग इनटू द आउटर एनवायरनमेंट, इनटू द एटमॉस्फेयर। और डिफ्यूजन आपको पता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। अगर बाहर एनवायरनमेंट में हवा में नमी ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, तो ऑलरेडी वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है देन इनसाइड द लीव्स, तो लीव से बाहर नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी डिफ्यूज। जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था डिफ्यूजन में, इट ऑकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे, आपके आसपास ट्रांसपायरेशन जो है, आप खुद बताइए क्या ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इट विल बी डिक्रीज्ड। अच्छा, अगर ड्राई एनवायरनमेंट होगा, ड्राईनेस, ड्राई एंड विंड स्पीड ज्यादा होगी, तो मुझे बताया ट्रांसपायरेशन पे क्या असर पड़ेगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ड्राइनेस होगी तो ट्रांसपायरेशन के लिए डिफ्यूजन ज्यादा इजीली हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो कंसंट्रेशन है वाटर वेपर्स की वो कम है। इसी तरह से विंड स्पीड जो वो फटाफट आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें जो भी वाटर वेपर जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में चला जाए। समझ आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर स्टोमेटा
ये जेनेटिक होता है कि स्टोमेटा किसी प्लांट के लीव्स पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, किसी प्लांट के लीव्स पे कम स्टोमेटा होते हैं। अगर स्टोमेटा नंबर इंक्रीज होता है, मुझे खुद बताया ट्रांसपायरेशन को क्या होगा, ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज। अगर किसी प्लांट में लीफ बहुत ही छोटे होते हैं, लीफ साइज छोटा होता है, और किसी प्लांट में लीफ नंबर भी कम होता है, अगर दोनों लीफ नंबर और लीफ साइज कम होंगे तो आप मुझे बताएं ट्रांसपायरेशन पे क्या असर पड़ेगा। कम से कम स्टोमेटा मिलेंगे, कम से कम सरफेस मिलेगा जिस पे हीट पड़ेगी, तो लीव्स का कम से कम होना, नंबर होना या साइज होना, इट विल डिक्रीज दिस ट्रांसपायरेशन। ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा जो डेजर्ट में जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स, जीरोफाइटिक प्लांट्स, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स। समझ आ रहा है, ट्रांसपायरेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें कुछ अडाप्टेशन होते हैं, क्योंकि वो इस ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां पे ड्राइनेस होती है, जहां पे रेत ही रेत है, और वहां पे जमीन से वो वाटर अवेलेबिलिटी उनकी बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर वो जमीन से हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर वो जमीन से ज्यादा वाटर अवेलेबल उनके लिए नहीं हासिल कर सकते, तो उनको ट्रांसपायरेशन को रोकना है, इसको कम करना है, ताकि वो ज्यादा वाटर प्रिजर्व करें और अपना वाटर जो जितना भी मिलता है उसका यूज करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर प्रिजर्व करना है। तो वाटर प्रिजर्वेशन के लिए उनमें अगर देखोगे, आप मुझे बताओ उनमें बड़े लीव्स होंगे कि स्मॉल लीव्स होंगे, स्मॉल लीव्स, और इनमें ऊपर से वैक्सी कवरिंग होती है, वैक्सी कवरिंग होती है ताकि इनसे ट्रांसपायरेशन रुक जाए, ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो। और इनमें सकुलेंस होती है, SUCCULENCE, सकुलेंस। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है, या उनके जो स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्टली स्टेम्स, वो एक्चुअली वाटर को स्टोर करते हैं, एंड वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी, वाटर स्टोरिंग एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड सकुलेंस। ये क्यों रखते हैं स्टोर अपने में, क्योंकि वाटर अवेलेबल है नहीं है। अच्छा, इनमें अगर आप स्टोमेटा देखोगे, दे हैव संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा, ये भी याद रखेंगे। स्टोमेटा संकन होते हैं। अगर ये है सरफेस, इनमें स्टोमेटा जो होगा वो थोड़ा अंदर होगा, ऊपर से कवरिंग होगी ऐसे ऐसे, वो थोड़ा अंदर होगा, स्टोमेटा थोड़ा डीप होगा, डीप इनटू द स्ट्रक्चर। तो संकन स्टोमेटा होता है ताकि वो ज्यादा एक्सपोज ना हो एयर के लिए, इस सनलाइट के लिए, हीट के लिए, तो और उससे ज्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो, तो कम से कम ट्रांसपायरेशन करनी है। और वहां पे ही इस डेजर्ट प्लांट्स में कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स आप देखें, क्योंकि लीव्स जो है ना, लीव्स शॉर्ट स्मॉल इन नंबर होते हैं, लीव्स नीडल लाइक होते हैं, लीव्स बहुत छोटे होते हैं कहीं कहीं पे, तो आपको पता है कि उनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी कम होती होगी, क्योंकि लीव्स ही मेनली फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है, यहां मैं दोबारा लिखता हूं, अक्सर देखा जाता है कि ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं डेजर्ट में भी, या कहीं और भी ये कुछ प्लांट्स ऐसे मिल सकते हैं जिनमें लीव्स के अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीव्स के अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर आपको वहां पे ऐसा क्वेश्चन डालेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, जो कि मॉडिफाइड ब्रांचेस या स्टेम्स होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, किसी किसी जगह पे चूंकि लीव्स का नंबर कम है, लीव्स का साइज कम है, तो फोटोसिंथेसिस की कमी होगी। इसलिए यहां पे याद रखेंगे, अगर कहीं कहीं पे कुछ प्लांट्स ब्रांचेस ये ब्रांचेस जो होती हैं, एंड मेन स्टेम ये मॉडिफाई हो जाता है, ये फ्लैटन हो जाता है, और इसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, थोड़ा फ्लैट सरफेस बनता है इसका थोड़ा सा, ताकि ज्यादा लाइट पड़े, और इसमें क्लोरोफिल डेवलप होता है। और ब्रांचेस और मेन स्टेम अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। फोटोसिंथेटिक कैसे हो सकते हैं, बाय बाय एक्वायरिंग क्लोरोफिल, और इसमें फ्लैटन थोड़ा बनेगा, उस वक्त इसको हम कहते हैं फाइलोक्लैड्स। क्या कहते हैं इनको, फाइलोक्लैड्स। एक स्टेप अब अगर पूछा क्वेश्चन तो ऐसा पूछ सकते हैं, इतना वैसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फॉर योर सिक्योरिटी एंड लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स आल्सो, दिस इज कॉल्ड फाइलोक्लैड। और कहीं पे खाली अगर किसी प्लांट में ऐसे ओनली ब्रांचेस, सिस्टम वैसा ही रहता है, खाली ब्रांचेस जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बनते हैं, उस वक्त उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड क्लैडोड्स। और कहीं पे ये आपका लीफ है, लीफ के पहले यहां पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पीटियोल, PETEOL, पीटियोल। समझ आ रहा है। और कहीं पे ये पीटियोल जो है, दिस पीटियोल बिकम्स फोटोसिंथेटिक, और अगर पीटियोल फोटोसिंथेटिक बनता है, उस वक्त हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलोड। तो तीन टर्म्स मैंने बताए, फाइलोक्लैड्स, क्लैडोड्स एंड फाइलोड। फाइलोड क्या है, पीटियोल, बाकी आपको मैंने बता दिया, इसको दोहराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बारे में ही एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, हो सकता है पूछेंगे। अगर वहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, द कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स इन वाटर विदाउट सॉइल के बगैर प्लांट्स को ग्रो करना, पानी में ही न्यूट्रिएंट्स डालना, पानी में ही सब कुछ उनके लिए जो भी सब्सटेंस उनको लगेंगे वो पानी में डालना, मगर सॉइल प्रेजेंट नहीं है, सॉइल पे नहीं बनाना प्लांट्स, उसको हम क्या कहते हैं, दो सॉइललेस कल्चर हम उसे कहते हैं, सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट्स को सॉइल के बगैर कल्चर करना, दैट इज कॉल्ड इन वाटर। अगर ये पानी में होता है, मोस्टली ये वाटर में ही होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स।
हाइड्रोपोनिक्स, दिस इज कल्चर ऑफ प्लांट्स इन वाटर। और वहां पे अगर आया हो सकता है एक होता है एरोपोनिक्स। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं सिखाऊंगा भी नहीं, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स। एयर में भी अगर आपको डायरेक्टली एयर में अगर आप कल्चर ऑफ प्लांट्स करते हो दैट्स कॉल्ड एरोपोनिक्स। ये आप खुद सर्च कीजिए कैसे कर सकते हैं, आपके जहन में अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना, ये कैसे हवा में बना सकते हैं, ठीक है, खुद सर्च कीजिएगा, इस टाइम जाएगा। तो इतना क्लियर है जो मैंने आपको ट्रांसपैरेशन के बारे में बताया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं ऑलरेडी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये ह्यूमिडिटी क्या करती है, टेम्परेचर, विंड स्पीड क्या करता है, डेजर्ट प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन होते हैं, थोड़ा थोड़ा हमने ये डिस्कस किया। अब हम अगर ये ट्रांसपायरेशन समझ चुके हैं, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज कॉल्ड, इस ट्रांसपायरेशन की वजह से किसी इस वाटर पे पुल पड़ेगा, एक पुल क्रिएट होगा जिसे हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। रिमेंबर हमने रूट प्रेशर बोला था, दैट वाज पॉजिटिव प्रेशर, वो धक्का था, नीचे से धक्का लग रहा था इस एसेंट को, सैप को। लेकिन अब एक ऊपर से एक पुल आएगा, ट्रांसपायरेशन की वजह से ऊपर से पानी को पुल करेगा, पुल किया जाएगा ताकि नीचे से ऊपर खींचेंगे पानी को। अब यहां पे शायद मैंने फिगर अटैच किया, ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी, आपने ये तो समझा, ट्रांसपायरेशन को आपने अच्छे से समझ लिया एंड आई नो। अब यही पुल क्रिएट करेगा किस में, वो मैं अभी बताऊंगा, एंड उसकी वजह से वाटर नीचे से ऊपर खींचा जाएगा। ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर सक्शन। जैसे आप एक पाइप लेते हो ना, जो स्ट्रा लेते हो जिससे आप जूस वगैरह पीते हो, तो ऐसा ही कुछ होता है। आपका पीना जो है दैट इज जस्ट लाइक द ट्रांसपैरेशन, दैट इज लाइक जैसे सनलाइट का काम करती है ऐसे आपका मुंह काम करता है। फिर आपकी जो पाइप हाथ में रहती है वो जाइलम है, ठीक है, जाइलम है, उसमें ऑलरेडी पानी आएगा, पानी रहता है, ठीक है। तो उसके बाद या उसमें आपका जूस है, उसके बाद आप सक करते हैं, दैट इज ड्यू टू द दैट इज लाइक द सनलाइट जो पड़ती है इस पे, वो सारा बताऊंगा अभी। ट्रांसपैरेशन क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर सक्शन पुलिंग द कंटिन्यूअस अनब्रोकन वाटर कॉलम थ्रू जाइलम अप टू द रूट्स। बस इतने में मैंने सारा बता दिया। अब यहां पे आप कंसंट्रेट कीजिए, देखिए क्या, जस्ट मिनट, देखिए जो सनलाइट है आपको पता है कि यहां पे इस लीफ में, यहां पे ये लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें सारा ऊपर। तो लीफ में क्या प्रोसेस होती है आपको पता है, सनलाइट इस पे पड़ने वाली है, सन की रेज पड़ती है, एंड सनलाइट की वजह से इसमें ट्रांसपायरेशन होगा। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा ओपन होगा तो स्टोमेटा के जरिए बाहर ये वाटर वेपर्स डिफ्यूज आउट ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। और जब ये बाहर निकलते हैं, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द मेसोफिल सेल वॉल्स। जो वहां पे मैंने आपको कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो लीव्स में होता है वो एक्चुअली कुछ स्पेशल सेल्स में होता है जिनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ये अगर मेसोफिल सेल एक है, ये दूसरी मेसोफिल सेल है, इनके ऊपर सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, उनके दरमियान स्पेसेस वगैरह है। तो इतना आप याद रखेंगे कि ये जो सेल वॉल्स के अंदर या यहाँ स्पेसेस में जितना भी पानी होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहां से ये स्पेस से ये पानी निकलेगा, ये खींचा जाएगा, पानी खींचा जाएगा। और यहां पे लीव्स में याद रखेगा जाइलम और फ्लोएम जो हमने कहा, जिनको हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, ये हर जगह पे प्लांट में होते हैं, हर जगह पे। आप रूट्स में, शूट्स में, लीव्स में भी इनके ब्रांचेस होते हैं। ये भी जिस तरह से प्लांट की ब्रांचेस वगैरह होते हैं, ये भी अपनी ब्रांचेस डालते हैं, टहनियों में डालते हैं, उनसे छोटी टहनियों में भी डालते हैं ब्रांचेस, दोनों, जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। अब यहां पे ये सपोज ये जाइलम की एक वेन प्रेजेंट है। अब यहां पे क्या होगा, इसमें ऑलरेडी आप समझेंगे कि इसमें जो ये पानी है, यहां पे ये जाइलम में जो पानी है ये कंटिन्यूअस यहां से नीचे तक पानी है। और ये पानी कंटिन्यूअस क्यों, वो मैं अभी सिखाऊंगा, इसमें कंटिन्यूटी पानी में क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इतना आप समझेंगे कि जब यहां से ये पानी निकलता है, पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कोहिजन। क्या कहते हैं? कोहिजन, कोहिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो जाइलम वॉल है, पानी के पार्टिकल्स का जाइलम वॉल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं एडहीशन। क्या कहते हैं? एडहीशन। दो फोर्सेस होते हैं इस पानी पे। यहां पे याद रखिएगा, ये अगर जाइलम है, जाइलम में पानी है, ये यहां पे जाइलम की ब्रांचेस हैं, उनमें भी पानी है, लीव्स में भी पानी आ रहा है। ये पानी सारा इसमें एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये एक चेन की तरह है, वाटर मॉलिक्यूल्स की एक चेन की तरह है। जैसे यहां पे है ना वाटर मॉलिक्यूल, ये एक चेन की तरह है, चेन, हर जगह चेन। और ये चेन किस वजह से इसमें? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनमें क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड कोहिजन। और कोहिजन की वजह से एक चेन बनी है इन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि ऊपर जहां लीव्स होते हैं वहां से लेकर रूट्स तक कंटिन्यूअसली है। समझेंगे बात को? ये चेन कंटिन्यूअस है फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स। तो ये जो चेन है, इसका चेन इन द फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, चेन बनाना, दैट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज व्हाट इज कॉल्ड कोहिजन और कोहिसिव फोर्स। हाँ, अब ये चेन जो है, ये चेन अब इस जाइलम में है। अब इस चेन, वाटर चेन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनका इस जाइलम वॉल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके साथ भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडहीशन।
और एडिशन जो जाइलम वॉल्स के साथ है, इसका एक खास मकसद ये है कि ये जो वाटर चेन है, वाटर कॉलम है, ये जो कॉलम है वाटर का चेन है, ये ब्रेक ना हो जाए। चलो इसमें आप ऐसा मानो एक पाइप पड़ी है सामने से, या एक जगह है सामने से, खुली जगह है, वहां पे आसपास बाउंड्री है, एक बंदर चल रहा है, बंदर ऊपर चल रहा है, बंदर को ऊपर से कोई रस्सी से खींच रहा है, लेकिन वो अपने हाथ जो है वो उस वॉल्स पे लगा रहा है, इस साइड में भी, इस साइड में भी वो वॉल्स पे लगा रहा है, और उसको आगे आगे चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। इट फर्दर सपोर्ट्स कि इसको, ये जो ऊपर से खींच रहे हैं, ये उसको, उसकी वो रस्सी काट ना जाए, उस पर फोर्स कम पड़े, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, उसको सपोर्ट करने के लिए एडहेसिव फोर्स है। अगर अगर यहां पे ये वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम है, इसको खींच रहे हैं, अगर ये वॉल्स के साथ अटैच नहीं होता तो इट कैन नॉट, द स्ट्रेंथ इस वाटर कॉलम की उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, स्ट्रेंथ इस वाटर कॉलम की इससे ऐड होती है जब इसका एक अट्रैक्टिव फोर्स साइड में भी है, साइड में भी बांध रहता है, ये इजीली नीचे नहीं गिर सकता है। समझेंगे बात को, आपस में अट्रैक्शन है। दूसरा, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ दिस वाटर कॉलम, इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ जो है मेन, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एडिशन, ये आसपास जो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अल्टीमेटली यहां से क्या होता है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां से हम क्या कर रहे हैं, इवापोरेशन हो रही है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में, इनमें एडहेसिव फोर्स है, तो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स जब इवापोरेट होते हैं, नजदीक वाले वाटर मॉलिक्यूल्स वो उनको खींचा जाता है, उनको खींचा जाता है, क्योंकि आगे आगे प्रेशर कम होता है, तो पीछे प्रेशर में वाटर है। और दूसरा, ये एक्चुअली सक्शन हम करते हैं, सक करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, एंड ये दिस इज अ नेगेटिव प्रेशर, इट इज नॉट अ पॉजिटिव प्रेशर, ये फोर्स नहीं कर रहे हैं, धक्का नहीं दे रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं, ये नेगेटिव प्रेशर ऊपर डेवलप हो रहा है, और जिसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है, सक क्रिएट होता है। अब ये अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में कोहेसिव फोर्स नहीं होता, हम एक वाटर मॉलिक्यूल को सक करते, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाते इजीली, तो ये एक रोप की तरह यहां से होता है, ये वाटर कॉलम नीचे से लेके ऊपर तक ये रोप की तरह होता है, एंड द रोप इज मेंटेन्ड बाय द कोहेसिव फोर्सेस, और रोप की स्ट्रेंथ फर्दर ऐड की जाती है बाय द एडिसिव फोर्स। अब यहां से ये खींच रहा है पानी को, हम खींच रहे हैं नेगेटिव प्रेशर से, या मतलब ट्रांसपायरेशन के जरिए, तो यहां से ये वाला पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल भी खींचा जाएगा, इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे से लेके रूट्स तक खींचे जाएंगे। ये ऐसा मानो कि जैसे हम कैपिलरी लेते हैं ना, स्ट्रॉ लेते हैं, उसमें कैपिलरी एक्शन होती है, हम सक करते हैं ऊपर से, तो नीचे से सारा मटेरियल जो होता है, जो चाहे जूस हो, चाहे दूध हो, चाहे कुछ भी हो, हम ऊपर से तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप समझिए, सेम इसी तरह से यहां पे होता है। वाटर वेपर इज डिफ्यूज आउट ऑफ द स्टोमेटा, वेरी गुड। वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द मेसोफिल के रीजन जो होते हैं, सेल वॉल के रीजन या बाकी जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहां से। अच्छा, वाटर फ्रॉम द वेन्स इनटू द एपोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल, ये सिंपल में समझे कि आसपास जो जाइलम की छोटी छोटी वेसल्स हैं उनसे भी पानी निकलता है, और ये एक टेंशन क्रिएट होता है, टेंशन इज पुल, रिमेंबर टेंशन इज पुल, तो इसीलिए हम कहते हैं कोहेसिव टेंशन फोर्स, जो यहां पे मैंने कहा, जो इसको हमने नाम दिया है, दैट ऑल ऑफ यू नो, क्या लिखा है, कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है, अब टेंशन पुल्स द वाटर कॉलम अपवर्ड्स आउटवर्ड्स इन द जाइलम ऑफ द वेन्स इन द लीव्स। टेंशन पुल्स द वाटर कॉलम कहां से, जाइलम ऑफ द रूट्स एंड सिटम से भी ये ऊपर खींचा जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ कोहेसिव कॉलम फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, तो ये कंटिन्यूअस कॉलम रहता है, एंड वाटर मूव्स इनटू द स्टेम्स बाय इनटू दिस रूट्स बाय ऑस्मोसिस। ये आपको पता है कि ये अल्टीमेटली ऑस्मोसिस के जरिए रूट्स में आ जाता है। तो यहां पे आपने समझ लिया कि वेट, हाँ, तो आपने समझ लिया कि ट्रांसपायरेशन की वजह से ही ये वाटर ऊपर खींचा जाता है। अब यहां पे एक दो पॉइंट्स मैंने लिखे, इन पे गौर कीजिएगा कि द कंटिन्यूटी एंड अनब्रेकेबल नेचर जो इसका है, वाटर कॉलम का है, मेंटेन्ड बाय कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अनब्रेकेबल कंटिन्यूटी इसकी क्यों है, ये कंटिन्यूअस क्यों है, क्यों ये चेन की तरह है, बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। और अनब्रेकेबल क्यों है, क्यों इसमें इजीली ब्रेक क्यों नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव फोर्स। तो कोहेजन एंड एडिशन आर वेरी मच नेसेसरी फॉर दिस आल्सो, तो ये चीज भी आप में रखेंगे। नेक्स्ट है, यहां पे लिखा मैंने, अनलाइक रूट प्रेशर इट इज अ पैसिव प्रोसेस। देखिए, रूट प्रेशर जो है उसमें मैंने कहा था कि एक्टिवली, मोस्टली एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का, इनका सल्यूट्स का किसमें, रूट्स में, ताकि वहां पे फिर वाटर भी जाता है और वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है, फिर पुश होता है उस सैप को ऊपर की तरफ, तो वहां पे एक्टिव प्रोसेस मेनली होती है। लेकिन यहां पे आप समझ सकते हैं सब कुछ किसकी वजह से होता है, सनलाइट की वजह से। और इसमें कहीं पे आपको लगता है कि मेटाबॉलिक अपनी एनर्जी एटीपी खर्च हुआ है, इसमें कहीं पे नहीं खर्च हो रहा है, सब कुछ सनलाइट करती है, तो दैट मीन्स इट इज ए पैसिव प्रोसेस। रूट प्रोसेस अगर एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर मेनली इन्वॉल्वड, तो यहां पे मैंने कहा था ऑलरेडी कि बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स तो हर जगह होते हैं। वेसल्स खाली किसमें है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, दे आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा, ये जो वाटर कॉलम है इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये एक रोप की तरह होता है जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है नीचे से लेकर ऊपर तक, और ये कैपिलरी एक्शन की तरह, कैपिलरी
एक्शन की तरह ऊपर चढ़ती है, ये जो वाटर की चेन है ये ऊपर चढ़ती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर करना है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा लास्ट, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। अब चलो लीव्स में खुराक बन गया, अल्टीमेटली खुराक बन गया, इस खुराक को हमें लेना है डिफरेंट रीजन्स तक, दूर दूर तक, चाहे आपके फ्लावर्स हो, चाहे आपके फ्रूट्स हो, चाहे आपके ग्रोइंग बर्ड्स हो, चाहे आपके ग्रोइंग टिप्स ऑफ द शूट्स हो, चाहे आपके रूट्स हो, हर जगह पे ले जाना है। और याद रखिएगा जहां ये खुराक बनता है उसे हम कहते हैं सोर्स, दैट इज कॉल्ड सोर्स। और जहां इसे अल्टीमेटली लिया जाता है दैट इज कॉल्ड द सिंक। तो इसमें क्या होना है, सोर्स से खुराक लेना है सिंक की तरफ। सोर्स मोस्टली क्या होते हैं, लीव्स, लीव्स। लेकिन 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 आपको यह भी पता है जब यहां पे विंटर आ जाते हैं तब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे अपने फ्रूट्स रखेंगे, या आटम में कुछ ऐसे ऐसे फ्रूट्स रखेंगे, स्टोर रहते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विंटर बहुत खराब होता है तो वो गिर जाते हैं सारे। लेकिन कुछ प्लांट्स में एक्चुअली उनका मकसद ये होता है कि हम थोड़े वो फ्रूट्स इसलिए बनाते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स हमारे लिए नहीं बनाते, वो अपने लिए एक्चुअली बनाते हैं। वो सोचते हैं फ्रूट्स अगर हम बनाएंगे दिस इज अवर स्टोर्ड मटेरियल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो स्टोर्ड मटेरियल कभी वो जब मौसम ये आता है, बाहर आता है, तो जब छोटे छोटे बर्ड्स निकलते तो उनके लिए जो पहले खुराक मिलेगा ना, जो लीव्स तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी, पहले तो लीव्स नहीं होते, लेकिन उनके लिए जो रेडीमेड खुराक होता है वो चाहते हैं कि हम फ्रूट से वो स्टोर जो हमारा मटेरियल होगा वो उसको दे देंगे, ठीक है। तो उन बर्ड्स के लिए तो कभी कभी ये जो सोर्स ये मोस्टली क्या एक्ट करते हैं, लीव्स, बट इट समटाइम्स सोर्स कैन बी स्टोर्ड फूड आल्सो, स्पेशली इन फ्रूट्स एंड इन डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो। और सिंक हमेशा आपको पता है ये कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे मूवमेंट जो होता है सोर्स से लेके सिंक तक, जो मूवमेंट होता है फूड का, ये प्रेशर फ्लो के जरिए होता है, प्रेशर फ्लो के जरिए। और याद रखिएगा इट इज ए पॉजिटिव फिनोमिनन, कि इसमें प्रेशर डेवलप हो जाता है, वही धक्का देता है, पॉजिटिव प्रेशर धक्का देता है आगे मटेरियल को, ठीक है। इवन रिसर्च जो आजकल हुई है तो उसमें कहा जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोस वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, याद रखिएगा वो कितना प्रोडक्शन करेंगे कोई भी प्लांट, ये नहीं डिपेंड करता है इस पे कि उस पर कितनी लाइट पड़ती है। अब ये कहते हैं कि ये इस पे डिपेंड करता है उससे जो खुराक बनता है उसको कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर खुराक बन रहा है और वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट जल्दी नहीं होता है तो वो अपना फुल प्रोडक्शन नहीं दिखाएगा प्लांट। ये आज की रिसर्च बोलती है। सनलाइट पे नहीं डिपेंडेंट है, मोस्टली ये डिपेंडेंट है। सनलाइट जो पड़ती है प्लांट पे, थोड़ी सी भी सनलाइट पड़ेगी, वो प्लांट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो कि ऑलरेडी वो कर रहा है उससे ज्यादा उसमें पोटेंशियल होगा। लेकिन ये एक्चुअली रुक जाता है, इसमें थोड़े फोटोसिंथेसिस कम इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें जो फूड बनता है वो आगे जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। आप बोलते हैं कि जितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। अब ये छोड़िए, ये अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रेशर फ्लो की वजह से, कि जहां पे ये सोर्स होगा वहां पे प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने की वजह से वो फूड जो है वो आगे चलेगा डिफरेंट रीजन्स तक, और ये बल्क में चलेगा। इससे भी हम क्या कहते हैं, बल्क फ्लो और मॉस फ्लो। एंड दिस मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आप ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये जो है दिस वाज फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो आपकी 12th की एनसीईआरटी है ना, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं कुछ हद तक वही मैंने आपको बताया, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया। ट्रांसलोकेशन आपकी वो एनसीईआरटी बोल दी है कि ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल, वाटर, मिनरल्स एज वेल एज फूड इन द वेस्कुलर टिश्यू, चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो, दोनों में जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है, चाहे पानी और मिनरल्स का या चाहे फूड का, ये है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। लेकिन हायर बुक्स में पढ़ोगे ट्रांसलोकेशन, उसमें ज्यादातर क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ द फूड इन फ्लोएम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम आपके एग्जाम में आएगा डायरेक्टली, मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अगर वहां पे ऐसे आया मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द वेस्कुलर टिश्यू, उस वक्त भी नहीं डरना, उस वक्त सोचोगे शायद फूड ही जो है, हमने ऐसा सुना था फूड का ट्रांसपोर्ट होना फ्लोएम में, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उस वक्त भी उसको टिक मारना ट्रांसलोकेशन को, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बोल रही है दोनों चीजों का मूवमेंट जो है, चाहे वाटर हो या फूड हो, सबका मूवमेंट वेस्कुलर टिश्यूज में, चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो, उसमें जो भी मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, बल्क में जो मूवमेंट होता है। इतना क्लियर है। अब मैंने जब फ्लोएम पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था वहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट सेल्स, एक है आपकी सीव ट्यूब सेल्स और दूसरा है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स में मूवमेंट होता है मटेरियल्स का सीव ट्यूब सेल्स में, और कंपेनियन सेल्स हेल्प करती हैं इसको लोड करने में, और सीव ट्यूब सेल्स को सीव ट्यूब एलिमेंट्स की हालत के लिए, उनकी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे आप इस फिगर पे आ जाइए 2 मिनट। ये यहां पे सपोज दिस इज अ लीफ, ये सोर्स है, ये यहां पे सोर्स सेल है, ठीक है। इसमें सक्रोज बन गया। इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में मूवमेंट ऑफ दिस मटेरियल नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है प्लांट्स में। यह पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू सक्रोज, और सक्रोज की फॉर्म में मूवमेंट ऑफ द मटेरियल होता है। सक्रोज की फॉर्म में मूवमेंट ऑफ द मटेरियल होता है। समझ आ रहा है?
ये मूवमेंट कहीं पे हमें सिंक कहीं पे हो सकता है इसका। सोर्स तो लीव्स अल्टीमेटली सिंक आपका रूट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, स्टेम्स हो सकते हैं ग्रोइंग, कहीं पे भी ले जाना। लेकिन या कंसेप्ट ये है कि सक्रोस की फॉर्म में लिया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस फॉर्म में फिर स्टोर किया जाता है, सक्रोस की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। अब यहां पे दिस इज द सोर्स सेल, दिस इज द सोर्स लीफ। यहां पे ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर द सीव ट्यूब सेल्स। अब यहां पे नहीं दिखा है लेकिन याद रखेगा इनके दरमियान यहां पे सेल्स होती हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स ये किसके साथ होती हैं, ये सीव ट्यूब्स के साथ होती हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो सक्रोज होता है, ये कंपेनियन सेल्स कुछ इसमें, ये कंपेनियन सेल्स की एक्टिविटी ऐसी रहती है कि ये सक्रोज इसमें डालते हैं। इतना आप याद रखें, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम को लोड करेंगे, जैसे ट्रक निकलती है ना, उसको लोड करते हैं फिर अनलोड करते हैं, ऐसे ही फ्लोएम को लोड करते हैं, और लोड करने के लिए कंपेनियन सेल्स अपना काम करती हैं। इसके लिए भी इनकी इंपॉर्टेंस है। अब चलो यहां पे लोड हो रहा है, और यहां पे जब ये सक्रोज जमा हो जाता है, इस रीजन में जमा हो गया काफी सारा सक्रोज जमा हो गया, तो आपको पता है सक्रोसिस लाइक ए सल्यूट, ये पानी की हीरोइन है, दिस इज द हीरोइन ऑफ वाटर। तो हीरो क्या करेगा, पानी क्या करेगा, जो जाइलम वेसल के आसपास होंगे वो देखेंगे हमारी हीरोइन यहां तो है, काफी सारी हीरोइंस, वो दौड़ के आएंगे इस फ्लोएम में, क्योंकि ये जो वेस्कुलर बंडल्स होती हैं ये आसपास, ये बहुत ही नजदीक होती हैं, तो ये इजीली डिफ्यूज होकर यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। और वाटर भी अब इसमें आ रहा है ऊपर से, जितना जितना ज्यादा यहाँ पे मटेरियल इसमें डाला जाता है, ये सक्रोज डाला जाता है, उतना ज्यादा ये पानी को वहां पे खींचता है। और यहाँ आप खुद बताए ये इंक्रीज होता है वाटर एज वेल इंक्रीज। मुझे बताए यहाँ पे प्रेशर जो है वो काम रहेगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा, द प्रेशर विल बी इंक्रीज। एक पॉजिटिव प्रेशर यहां पे डेवलप होगा, वायर लोडिंग, और अल्टीमेटली इसकी वजह से ये प्रेशर फ्लो हो जाएगा। फिर यहां पे दिखाया है ये मूवमेंट इसका हो जाएगा इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये जरूरी नहीं कि ये नीचे की तरफ ही जाएगी, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। आई टोल्ड यू दिस इज बाई डायरेक्शनल, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट लाइक दैट इन द जाइलम। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट दैट इज एसेंट ऑफ सैप, बट दिस कैन बी बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और अल्टीमेटली ये कहां पे पहुंचेगा, जहां पे सिंक होगा, सिंक की सेल्स होंगे। सपोज दिस इज अ फ्रूट, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्रूट, दिस इज अ लीफ फॉर एग्जांपल। अब फ्रूट के पास जब ये पहुंचेगा तो अल्टीमेटली ये इजीली इसमें डिफ्यूज होगा, और डिफ्यूजन इनकी सेल्स में होगा और स्टोर हो जाएगा, यहाँ जहां पे भी नीड होगी इसकी उनके सेल्स में जाएगा। और यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर कि कम, तो यहाँ पे हायर प्रेशर होगा, जहां बनता है वहां हायर प्रेशर अल्टीमेटली होगा। प्रेशर खुराक से नहीं बनता है, फूड से नहीं होता है, ज्यादा शुगर से नहीं होता है, सक्रोज से नहीं होता है, ये अल्टीमेटली जो पानी उसमें होता है वो भी एंटर जो होता है उसकी वजह से मोर प्रेशर डेवलप होता है। और ये प्रेशर फ्लो जो इसमें होता है अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे लेस प्रेशर है, ये हायर प्रेशर से लेस लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द बल्क फ्लो और मास फ्लो थ्रू प्रेशर, प्रेशर के मैकेनिज्म से। अब यहाँ पे ये स्टोर हो गया, इट इज क्लियर। यहाँ पे जो वाटर होता है, जाइलम बोलता है हाँ ये तो स्टोर हो गया, अब मुझे ये वाटर वापस लेना चाहिए। ये तो पता नहीं किसी ने, मेरी हीरोइन डाकू ने चोरी की। डाकू यहाँ पे कौन है, दिस इज द फ्रूट, दिस इज द ग्रोइंग शूट, दिस इज द सीड। वहां पे डाकू ने हीरोइन को ले लिया, इस शुगर को ले लिया, तो बेचारा पानी वापस आता है अपने जाइलम में, कहता है मुझे अपने मकान में वापस आना है, जिसके लिए गया था वो तो छोड़ के चली गई। ठीक है, तो अब ये आपको समझ आ गया। देखिए कंपेनियन सेल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सक्रोज इनटू द सीव ट्यूब। यहां पे दो चीजें होती है ना, एक तो यहां पे लोडिंग होती है, लोडिंग एंड दिस इज अनलोडिंग। नीचे क्या होता है, अनलोडिंग। दोनों जगहों पे लोडिंग हो अनलोडिंग हो, यहां पे एटीपी इस्तेमाल होता है, मोस्टली एटीपी भी इस्तेमाल होता है, उस तरह से भी होता है, पैसिवली भी होता है, लेकिन मोर इसमें एटीपी भी इस्तेमाल होता है, एंड दैट मीन्स कि ये एक्टिव प्रोसेसेस होती हैं। जब मैं आपको कहा था जहां पे भी एटीपी इस्तेमाल होगा दैट इज एक्टिव प्रोसेस, जहां पे एटीपी इस्तेमाल नहीं होगा दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बस हो गया खत्म। सक्रोज इज द मेन शुगर ट्रांसपोर्टेड, एंड स्टार्च जो है ये स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड फॉर्म। एमिनो एसिड्स और हार्मोन्स भी इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम में। आपके वहां क्वेश्चन आएगा हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू, वहां पे याद रखेगा थ्रू फ्लोएम। एंड दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो रहेगा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन किसमें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। So this is all. Thank you so much. Thanks a lot.